प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी तंदुरुस्त होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज हम कक्षा 10 का 5वां अध्याय समांतर श्रेणियां पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों पर चर्चा करेंगे। पहली सूची में जो संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7 इत्यादि। दूसरी सूची में 20, 15, 10, 5 इत्यादि। तीसरी सूची में जो संख्याएं हैं -3, -2, -1, 0 इत्यादि। इस सूची की हर संख्या एक पद कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, हम इन दी गई सूचियों में एक समानता देख रहे हैं। इनसे पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं दी गई पहली सूची में जो संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7 इत्यादि। हम देख सकते हैं हर उत्तरोत्तर पद पिछले दिए गए पद में 2 जोड़ने से प्राप्त होता है, अर्थात इससे अगली संख्या 9 होगी, फिर 11, फिर 13 इत्यादि। इसी प्रकार दूसरी सूची में जो संख्याएं होंगी वो हर पिछले पद से 5 घटाने पर मिल रही हैं, अर्थात अगली संख्या 0, फिर -5 इत्यादि होंगी। तीसरी सूची में जो संख्याएं हैं वो एक जोड़ने से बन रही हैं, अर्थात जो अगली संख्या होगी वो 1, 2, 3 इत्यादि होगी। प्यारे विद्यार्थियों, संख्याओं की ऐसी सूची को यह कहा जाता है कि वह एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या सार्व अंतर कहलाती है। याद रखिए, यह सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या 0 हो सकता है। यदि हम समांतर श्रेणी के सार्व अंतर को d से व्यक्त करते हैं तो d का मान a2 - a1 या a3 - a2 या a4 - a3 या an - an-1 से व्यक्त किया जा सकता है। यदि हम समांतर श्रेणी के पहले पद को a से व्यक्त करते हैं तो दूसरा पद a + d होगा, अर्थात a जमा 2 - a गुना d होगा। इसका मतलब तीसरा पद a जमा 2d होगा, अर्थात a जमा 3 - 1 गुना d होगा। इसी प्रकार हम nवें पद को लिख सकते हैं जो कि होगा a जमा n - 1 गुना d। यह एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। ध्यान दीजिए, अगर एक समांतर श्रेणी में पदों की संख्या परिमित है तो ऐसी समांतर श्रेणी एक परिमित समांतर श्रेणी कहलाई जाएगी, तथा अगर पदों की संख्या अपरिमित है तो यह एक अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। ऐसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं होते। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2 तथा -3/2 इत्यादि के लिए प्रथम पद a और सार्व अंतर d लिखिए। हम देख सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a 3/2 है तथा सार्व अंतर d पता लगाने के लिए हमें दूसरे पद को तीसरे से घटाना है या फिर
चौथे पद को दूसरे से घटाना है या फिर दूसरे पद को पहले से घटाना है। तो हम किसी भी तरीके से d को व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 इत्यादि। आइए अब हम इसे a2 माइनस a1 से निकालते हैं, अर्थात 1/2 माइनस 3/2 अर्थात माइनस 2/2 अर्थात -1। अगर हम इसे a3 माइनस a2 से निकालें तब भी इसका उत्तर यही आएगा। a3 का मतलब तीसरा पद, a2 का मतलब दूसरा पद, अर्थात -1/2 माइनस 1/2 अर्थात -2/2 अर्थात -1। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम एक और प्रश्न को हल करेंगे। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद -2 है और सार्व अंतर 3 है, अर्थात a1 का मान -2 है और d का मान 3 है। तो हम इससे पहला पद जो कि a1 है वो निकाल सकते हैं, दूसरा पद जो कि -2 जमा 3 अर्थात a जमा d था वो 1 है, a3 जो कि a जमा 2d के बराबर होगा उसका मान है -2 जमा 2 इंटू 3 अर्थात -2 जमा 6 अर्थात 4। और चौथा पद है a जमा 3d अर्थात -2 जमा 3 गुना 3 अर्थात -2 जमा 9 अर्थात 7। तो हम देख सकते हैं कि इस एपी के प्रथम पद है -2, द्वितीय पद 1, तीसरा 4 और चौथा 7। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम एक एपी के nवें पद के बारे में जानेंगे। एक एपी जिसका प्रथम पद a और सार्व अंतर d वाली एक एपी का nवां पद an बराबर a जमा n-1 इंटू d होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम एक प्रश्न करते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। हम एक एपी मानते हैं जिसका प्रथम पद a है और सार्व अंतर d है। तो प्रश्न के मुताबिक a3 मतलब तीसरा पद 5 है, इसका मतलब a जमा 3 माइनस 1 d 5 है, अर्थात a जमा 2d 5 के बराबर है। इसे हम समीकरण 1 का नाम देते हैं तथा हमारे पास सातवां पद 9 है, अर्थात a जमा 7 माइनस 1 d 9 है, अर्थात a जमा से 6d 9 है। इसे हम समीकरण 2 का नाम देते हैं। अब हम इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। हम लिखेंगे a जमा 2d 5 तथा a जमा 6d 9। इनको घटाने पे हमें मिलेगा d इक्वल टू 1। जब हम इस d को किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें a का मान मिलेगा a का मान है 3। तो हमने एक एपी जिसका प्रथम पद a 3 है और सार्व अंतर d 1 है को ज्ञात करना था, तो हमने वह ज्ञात कर लिया है। तो प्रथम पद 3 और सार्व अंतर 1 वाली एपी है 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि। आइए बच्चों एक और प्रश्न करते हैं।
एपी 3, 8, 13, 18 इत्यादि का कौन सा पद 78 है? तो हम देख सकते हैं इस एपी का प्रथम पद ए 3 है और सार अंतर डी 8 - 3 यानी 5 है। हमें यह ज्ञात करना है कि 78 इस एपी का कौन सा पद होगा। तो हम मान लेते हैं कि 78 इस एपी का nवां पद है, तो an 78 है, अर्थात a जमा n-1 इंटू डी 78 है, अर्थात 3 जमा n-1 इंटू 5 78 है, अर्थात n-1 इंटू 5 78 - 3 अर्थात 75 है, अर्थात n-1 इंटू 5 75 था, तो n-1 है 75/5 यानी कि 15, अर्थात n 16 है। तो हम कह सकते हैं कि 78 इस एपी का 16वां पद है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम एक और प्रश्न करते हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 इत्यादि तथा 3, 10, 17 इत्यादि के nवें पद बराबर होंगे? हम देख सकते हैं पहली एपी का nवां पद an है 63 जमा n-1 इंटू इसका सारवंतर है 2। तो पहली एपी का nवां पद है यह, इसे हम समीकरण नंबर 1 का नाम देते हैं। और दूसरी एपी का nवां पद है 3 जमा n-1 इंटू इसका समांतर है सारवांतर है 7। तो दोनों समीकरणों को बराबर करेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करना है n का मान, जिसके लिए पहली एपी का nवां पद दूसरी एपी के nवें पद के बराबर होगा। तो 63 जमा n-1 गुना 2 बराबर है 3 जमा n-1 इंटू 7 के। तो इससे हमें समीकरण मिलता है 2n अर्थात n है 65/5 जो है 13। तो हम कह सकते हैं कि n = 13 के मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 वाली के nवें पद बराबर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम एक एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करेंगे। जो पद हैं a जमा d, a जमा 2d तथा a जमा n-1d। हम मानते हैं कि s जो है इन n पदों का योग है, अर्थात s है a जमा d जमा a जमा 2d जमा a जमा n-1d। हमें इसका योग निकालना है। हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, एक बहुत ही अच्छी उदाहरण, जिससे हमें इसका योग समझने में बहुत सहायता मिलेगी। हम एक एपी लेते हैं जिसकी पद है 1, 3, 5, 7 तथा 9। s इसका योग है, अर्थात 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 इस एपी का योग है। अब हम इस एपी के सभी पदों को विपरीत लिखते हैं, अर्थात 9 जमा 7 जमा 5 जमा 3 जमा 1। हमने सभी पदों को विपरीत क्रम में लिखा है और अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो हमें मिलेगा 2s बराबर 9 जमा 1 10, 7 जमा 3 भी 10, 5 जमा 5 भी 10, 7 जमा 3 भी 10 और 9 जमा 1 भी 10। तो आप देख सकते हैं कि सभी पद पहले और आखिरी पद को जोड़ने से एक ही जैसा हल दे रहे हैं।
तो हमें इसको योग करना बहुत आसान है। तो अर्थात 2s किसके बराबर है? 10 गुना 1, 2, 3, 4 तथा 5 के बराबर है। तो s का मान है 10 गुना 5 बटा 2। इसी प्रकार हम AP के प्रथम n पदों का योग भी ज्ञात करेंगे। तो हम विपरीत क्रम में जब इन्हें लिखेंगे तो हमें मिलेगा a जमा n-1 इंटू डी जमा a जमा n-2 d जाएगा a तक। अब हम इन दोनों समीकरणों को योग करेंगे तो हमें मिलेगा 2a जमा n-1 d, और जब दूसरे दोनों का योग करेंगे तो भी हमें यही मिलेगा 2a जमा n-1 d। इसी प्रकार हम सभी का योग करेंगे तो हमें यही उत्तर मिलेगा 2a जमा n-1 d। अब ये n पद थे तो अर्थात इनका सबका योग कितना है? 2a जमा n-1 इंटू डी गुना n। तो s का योग है n बटा 2 2a जमा n-1 d। ये n पदों का योग है। अब हम इसे एक और रूप में भी लिख सकते हैं। s को हम लिख सकते हैं n बटा 2, 2a को हम लिख सकते हैं a जमा a। तो हमें अब यहां दिख रहा है कि ये nवां पद है। अगर यही आखिरी पद होता तो यह योग बनता n बटा 2 a जमा l। l यहां पे nवां पद है या फिर n पदों वाली AP का आखिरी पद है। आइए बच्चों, अब हम प्रथम n धन पूर्णांकों का योग सूत्र ज्ञात करते हैं। अर्थात हमें 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 n तक इसका योग ज्ञात करना है। हम s को लिख सकते हैं n बटा 2 प्रथम पद जमा आखिरी पद, जिसका मूल है n बटा 2 इंटू n+1। हम इसे सीधा प्रयोग कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? हम पहले 10 धन पूर्णांकों का योग करते हैं। 1 जमा 2 जमा 3 अप टू 10। अर्थात s जो है वो होगा 10 बटा 2 इंटू प्रथम पद जमा आखिरी पद, अर्थात 10 बटा 2 इंटू 11 अर्थात 55। तो इस तरीके से हम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम एक प्रश्न करते हैं। एक AP में a 5 है, d 3 है, nवां पद 50 है। हमें n और Sn ज्ञात करना है। nवां पद 50 का मतलब a जमा n-1 इंटू डी 50 है। अर्थात a जो पहला पद था AP का वो है 5 जमा n-1 गुना 3, जो हमारा d था वो 3 है। तो यहाँ पे इसे प्रतिस्थापित कीजिए तो हमें n का मान ज्ञात हो जाएगा। n का मान है 16। इसी प्रकार हम Sn ज्ञात कर सकते हैं। Sn है n बटा 2 गुना 2a जमा n-1 गुना d। a इसमें 5 है और d है 3, n है 16। n हम ज्ञात कर चुके हैं तो n का मान यहां प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें n-1 मिलेगा 15। तो हमें उत्तर मिलेगा Sn, जो कि n पदों का योग था। तो Sn है 16 बटा 2 2a, a है 5 जमा n-1 गुना d। तो हमें उत्तर मिलता है 8 गुना 2 गुना 5 10 जमा 15 3 45। तो हमें उत्तर मिलता है 8 गुना 55 अर्थात 440। आइए बच्चों, अब हम एक और प्रश्न करते हैं। उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d 7 और 22वां पद 149 है। अर्थात 22 149 है।
मतलब A जमा 21D 149 है, अर्थात A जमा 21 इंटू 7, क्योंकि D का मान है 7, तो 21 इंटू 7 149 है। A का मान 149 माइनस 21 इंटू 7 है, अर्थात A का मान है 2। अब हमें A और D का मान पता है, तो अब हम 22 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। वह होगा n बटा 2 2A जमा n माइनस 1 D, अर्थात n है 22, 22 बटा 2, 2 इंटू 2 जमा 21 इंटू 7, अर्थात 11 इंटू 4 जमा 147, मतलब 11 इंटू 151, अर्थात 1661। तो इस एपी के 22 पदों का योग है 1661। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है 7 पुरस्कारों का योग है 700 रुपये, तथा हर पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो D होगा -20। तो अब हमें पहला पद निकालना है, जो S7 से निकलेगा। S7 है 700, यह है 7 बटा 2 2A जमा 7 माइनस 1 इंटू D, अर्थात 200 इक्वल टू 2A जमा 6 इंटू -20, अर्थात 2A इज इक्वल टू 320, अर्थात A है 160 रुपये। मतलब पहला पुरस्कार है 160 रुपये, उसके बाद दूसरा पुरस्कार 20 रुपये कम, अर्थात 140 रुपये होगा। उसका अगला पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार 120 रुपये है। इसी प्रकार चौथा पुरस्कार 100 रुपये, पांचवा पुरस्कार 80 रुपये, छठा पुरस्कार 60 रुपये और सातवां पुरस्कार 40 रुपये होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।